तो गर्मियों की शुरुआत हो गई है और अगर आप गर्मी की छुट्टियों में घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो बुकिंग जल्द कर लें, क्योंकि इस बार हवाई उड़ान काफी महंगी हो सकती है। जितने पैसेंजर डिमांड है उतनी फ्लाइट्स नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीधा जुड़ते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल फ्लाइट्स की क्या स्थिति है और आने वाले दिनों में कितनी महंगी हो सकती हैं फ्लाइट्स और इसके पीछे वजह क्या? जो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में जो हवाई किराए हैं वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। पहली बार जो समर शेड्यूल आया है पिछले साल के मुकाबले लगभग 5.5% एक मॉडेस्ट इंक्रीज़ है। 26,000 के लगभग फ़्लाइट्स जो हैं इस बार हैं। लेकिन जो अगर डिमांड की बात करें इसी समय में, तो फरवरी का जो लेटेस्ट डाटा है उसके मुताबिक जो डिमांड है वो 11% है। तो डिमांड सप्लाई गैप आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि जो OTAs हैं वो भी बता रहे हैं कि अच्छी इंक्वायरीज आ रही है। जो दूसरा फैक्टर है वो है कि अभी DGCA के आंकड़ों के मुताबिक लगभग 813 एयरक्राफ्ट है भारत में, जबकि जिसमें से कि 133 के करीब जो है ग्राउंडेड है, उसका प्रेशर रहेगा। और तीसरा, अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट और कुछ और जो मेजर एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ पे टैरिफ डिटर्मिनेशन की प्रक्रिया चल रही है। वो उसमें जो यूज़र डेवलपमेंट फीस है वो थोड़ा बढ़ सकता है, उसका असर भी आपके हवाई टिकट पर दिखेगा। और ये सारे फैक्टर्स साफ इशारा कर रहे हैं कि गर्मी की छुट्टियों में इस बार आपको थोड़ी सी ज़्यादा जो अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी, और उसका असर अभी से दिखने लगा है। कुछ डेस्टिनेशंस मैंने देखे थे कि जैसे अगर आप मुंबई से श्रीनगर जाते हैं अभी से 2 महीने के बाद, अगर अभी की बुकिंग करते हैं तो लगभग वन वे का जो किराया है 16,500 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप गुवाहाटी जाना चाहते हैं, गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट, वहाँ पे भी देखते हैं तो 8800 से कम में टिकट नहीं मिल रहा है। अगर आप दिल्ली से जाते हैं श्रीनगर तो 9200 का है। ठीक इसी तरह से अगर आप कोच्चि जाना चाहते हैं दिल्ली से 8200 का टिकट है। तो हालांकि गोवा अभी भी कंट्रोल में है, गोवा आप दिल्ली से जाना चाहें तो 4400 में मिल जा रहा है टिकट। तो कई सारे ऐसे डेस्टिनेशन हैं जहाँ लोग गर्मी की छुट्टियों में जा रहे हैं, अभी से किराए बढ़ने लगे हैं, तो अभी बुक कराने में ही समझदारी है। शुक्रिया रोहन इस पूरी जानकारी के लिए। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO के सब्सक्राइबर जल्द ही UPI और ATM से प्रोविडेंट फंड का पैसा निकाल पाएंगे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक इसका ट्रायल कर रहे हैं और जून से पहले न सिर्फ ATM बल्कि UPI ऐप के जरिए भी 1 लाख रुपए तक का कैश EPFO के खाता धारक निकाल सकेंगे। डिटेल्स लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। तो आलोक, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है, कब तक जो EPFO के सब्सक्राइबर हैं वो UPI या फिर ATM के जरिए अपना पैसा निकाल पाएंगे? बिल्कुल, देखिए, कर्मचारी भविष्य निधि यानी कि EPFO को आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी APS के जरिए UPI से जोड़ने की तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक की ट्रायल लगभग हो चुकी है और इस सेवा को जल्द ही शुरू किया जाएगा, जिसके बाद जो EPFO के सब्सक्राइबर हैं वो आसानी से अपने जो क्लेम सेटलमेंट है उसका पैसा UPI ऐप के जरिए या फिर किसी भी ATM पर जाकर तत्काल निकाल सकेंगे। दरअसल ये पूरी प्रक्रिया चल रही है कि जितने भी क्लेम सेटलमेंट होते हैं या फिर अकाउंट स्टेटमेंट होते हैं वो उसको किस तरह से एक डैशबोर्ड यानी कि UPI के प्लेटफॉर्म पर लेकर आया जाए, और इसको लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। हमें सूत्र बता रहे हैं कि इस फैसिलिटी को जल्द ही रोल आउट कर दिया जाएगा और बहुत हद तक संभव है कि जून तक इस फैसिलिटी का लाभ जो EPFO सब्सक्राइबर है वो उठा सकेंगे। दरअसल अब पूरी तैयारी हो चुकी है और इसका ट्रायल भी हो चुका है, और अब इस सेवा को रोल आउट करने के बाद जितने भी EPFO के सब्सक्राइबर हैं उनके हाथ में अपने मोबाइल में तमाम EPFO के जितने भी डिटेल्स होंगे, क्लेम सेटलमेंट्स होंगे, क्लेम्स होंगे, वो चीजें UPI के ऐप में देख सकेंगे और वहीं से अपने क्लेम को रेज भी कर सकेंगे और साथ ही साथ किसी भी ATM से जाकर वो पैसा भी निकाल सकेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी एक फैसिलिटी EPFO के सब्सक्राइबर के लिए जल्द ही शुरू होने वाली है। जी, शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। RBI ने रिटेल लोन को लेकर चिंता जताई है और बैंक रिटेल लोन को लेकर संभल गए हैं। साथ ही डाटा बता रहा है कि मिडिल क्लास पर लोन का बोझ बढ़ रहा है। क्या मिडिल क्लास लोन के जाल में फंस रहा है? आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर होगी खास चर्चा शाम 5:57 पर। जरूर देखिए मिडिल क्लास लोन की फांस। ओला उबर की तरह अब सरकारी कैब सर्विस भी आने वाली है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने संसद में आज इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सहकार टैक्सी के नाम से नया प्लेटफॉर्म जल्द ही लॉन्च किया जाएगा। आने वाले दिनों के अंदर कुछ ही महीनों में
कोऑपरेटिव बेसिस पर ओला उबर जैसी एक बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सहकार टैक्सी आने वाली है, जो 2 व्हीलर की टैक्सी का भी रजिस्ट्रेशन करेगी, जो रिक्शा का भी रजिस्ट्रेशन करेगी और 4 व्हीलर का भी करेगी, और उसका मुनाफा किसी धन्ना सेठों के हाथ में नहीं जाएगा मान्यवर, वो ड्राइवर के पास जाएगा। इस प्रकार की हम कोऑपरेटिव लेकर आ रहे हैं। तो सरकार की सहकार टैक्सी सर्विस में क्या कुछ खास होगा, किस तरह से ये मौजूदा ओला और उबर से अलग होगी, इस बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं रोहन सिंह। जी, सहकार शब्द सहकारिता से आया है, यानी कि साफ है कि ये जो सहकार टैक्सी है ये कोऑपरेटिव मॉडल पे काम करेगी। इससे पहले भी ओला और उबर के कई विकल्पों पे काम हो चुका है, ओएनडीसी ने भी अपनी सर्विस शुरू की थी, लेकिन इसको ज़्यादा सीरियसली इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि इसकी घोषणा खुद गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने की है। और जो कुछ चीज़ें पता चली हैं कि क्या होने जा रहा है इसमें, तो सबसे पहले तो ये सीधे ड्राइवर को जो पूरा मुनाफा है वो सीधे ड्राइवर तक पहुँचेगा, और जो ग्राहक हैं उनके लिए भी जो कीमत है वो काफ़ी कम रखी जाएगी। सभी चाहे वो 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, ऑटो रिक्शा हो, हर जगह ये काम करेगा। इस पे कोशिशें शुरू हो जाएंगी। साथ ही जो सरकार की योजना है सहकार से समृद्धि, उस पर आधारित होगा ये। ड्राइवर्स को फ़ायदा देना इसकी मुख्य कोशिश होगी। किरायों में एक तरह की पारदर्शिता रखी जाएगी, उसके लिए मॉडल बनाया जाएगा। और साथ ही जो ग्रीवांस सिस्टम है उसका वो काफ़ी मजबूत होगा। अगर कोई शिकायत होती है तो वो काफ़ी त्वरित गति से उसका जो है रिड्रेसल किया जा सकेगा। तो ये कुछ कोशिशें हैं, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अगले कुछ दिनों में इसकी बाकी जो जानकारी है वो भी सामने आएगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, नवरात्र और ईद के मौके पर दिल्ली में मीट की दुकानें बंद रखने का विवाद बढ़ता जा रहा है। आज दिल्ली विधानसभा में मीट पर पाबंदी का मुद्दा उठाया गया। बीजेपी विधायक रविंद्र नेगी ने विधानसभा में मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि सड़कों पर खुली मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। जो मीट की छोटी छोटी दुकानें हैं, मीट की दुकानें, वो खुलेआम मांस बेचते हैं पीछे की सड़कों में, और बेर धरने से उनको कोई रोक नहीं है, कोई टोक नहीं है, और जिससे यातायात में दिक्कत तो होती है, पर आसपास के जाने वाले लोगों को भी दिक्कत होती है। सारे अध्यक्ष जी, सारे अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं, कोई भी मांस मच्छी वाला दिल्ली में इलीगल बैठा हुआ है तो उसको तुरंत हटाने का निर्देश हमने दे दिया। चलिए, तो दिल्ली की बीजेपी सरकार जहां मीट की दुकानें बंद करने की पैरवी कर रही है, वहीं आम आदमी पार्टी ने इसका विरोध किया है। अरे भाई, ये दिल्ली है, यहाँ तमाम देशों की एम्बेसीज हैं, वहाँ पे मीट बनता है, मुर्गा बनता है, वहाँ मछली बनती है, यहाँ तमाम राज्यों के गेस्ट हाउस है, वहाँ मीट मुर्गा मछली बनती है, KFC की दुकानें हैं, भाजपाइयों के रेस्टोरेंट हैं। बंद कराओ ना मीट मुर्गा, हिम्मत है तो बंद कराओ। अच्छा, नवरात्रि में शराब की दुकानें क्यों खुली रहेंगी? शराब की दुकानें बंद कराओ पूरे नवरात्र में। आपको बता दें, राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि नवरात्र से पहले उत्तर प्रदेश में भी मीट की दुकानों पर बैन की मांग तेज हो गई है। भारतीय किसान मंच और गौ सेवा परिषद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से नवरात्र में मीट की दुकानें बंद करवाने की मांग की है। भारतीय किसान मंच ने मांग की है कि नवरात्रि आस्था से जुड़ा पर्व है, खासकर मंदिरों के आसपास मीट की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगनी चाहिए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने हापुड़ में एसपी को नवरात्र में मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बंद करा सकते 9 दिन में नवरात्रों में कोई मीट की शॉप नहीं खुलेगी, ठीक है ना? सत्य कराई, उनको बुला के बात करिए, ठीक है ना? मीट बैन ही नहीं बल्कि ईद से पहले सड़क पर नमाज को लेकर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश के संभल तक नमाज को लेकर विवाद चल रहा है। कहां और कैसे इस विवाद की जड़ें फैली हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ईद से ठीक पहले देश की राजनीति में एक बार फिर नमाज विवाद की एंट्री हो गई है। इस बार दिल्ली में बीजेपी के विधायक करनैल सिंह ने सड़क पर नमाज को लेकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और इस सिलसिले में दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को चिट्ठी लिखी है। जब मस्जिद के पास उनके पास जगह है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। ऐसा नहीं हम किसी कानून के विरोधी हैं, अपने कानून का पालन करें, ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक से चलने दें, क्योंकि ट्रैफिक व्यवस्था में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, मुसलमान भाई भी हैं, उनके दूसरे धर्मों के लोग भी हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक
जुबैर अहमद ने आरोप लगाया है कि बीजेपी धर्म की राजनीति कर रही है। कभी अजान से दिक्कत होती है, कभी नमाज से दिक्कत होती है, कभी मीट की दुकानों से दिक्कत होती है। इनको दिक्कत ही दिक्कत है, इनको कुछ नहीं है। मीट तक क्या शराब शुरू, मच्छी, ये अंडे वगैरह, हम इसके बिल्कुल निश्चित रूप से इसके पक्षधर नहीं है, नहीं होना चाहिए। और जहाँ जहाँ मीट की दुकानें खुली हैं उनको नवरात्रों में आपस में भाईचारे को रखते हुए उन लोगों को बंद करना चाहिए। उधर संभल में भी मुस्लिमों से छतों पर या सड़क पर नमाज ना पढ़ने की अपील की गई है। वैसे सड़क पर नमाज विवाद की लहर कोई नई नहीं है। पहले भी सार्वजनिक जगहों पर नमाज का विरोध होता रहा है, लेकिन इस बार ठीक ईद से पहले इस विवाद ने तूल पकड़ा है। देखना है कि इसका असर क्या होता है। राणा सांगा पर दिए अपने बयान को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। रामजी लाल सुमन ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आग्रह किया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति को पूरे मामले से अवगत कराया है। मेरा मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मेरा विनम्र आग्रह होगा भारतीय जनता पार्टी उसके सहमना संगठनों से कि मेहरबानी करके गड़े मुद्दे न उठाएं। अगर आप गड़े मुद्दे उठाएंगे तो फिर मजबूरी होगी हमारे लिए भी गड़े मुद्दे उठाना। मेरा कहना सिर्फ ये था, 21 मार्च को यहाँ राज्यसभा में चर्चा हो रही थी गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर। उसमें मैंने कहा था कि बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया, वो भी राज्यसभा के उपसभापति ने उसे एक्सपंज कर दिया था। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस पहुंचाने का नहीं था। करनी सेना का जो अटैक हुआ आपके घर पे, अब कई तरह की धमकियां भी दी जा रही हैं, आप क्या करेंगे उसके बाद? मैंने पूरी स्थिति से उपराष्ट्रपति जी को अवगत करा दिया है और मैंने आग्रह किया कि हमारे परिवार की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की। आपको बता दें, रामजी लाल सुमन के घर पर कल हुए हमले के बाद आज समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव आगरा में रामजी लाल सुमन के घर पहुंचे। राम गोपाल यादव ने आरोप लगाया कि सांसद के घर हुए हमले में करनी सेना के साथ ही पुलिस प्रशासन भी शामिल है। हमला सामंतवादी मनोवृत्ति के लोगों ने सुमन जी के परिवार को बर्बाद करने के लिए हत्या के उद्देश्य से किया था। ये तोड़ फोड़ जो दिख रही है आपको, ये इस बात का सबूत है। पुलिस को जो व्यवस्था करनी चाहिए थी वो नहीं की। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर बीजेपी सरकार पर जुबानी हमला बोला है। अखिलेश यादव ने गौशालाओं को लेकर तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को दुर्गंध पसंद है, इसलिए वो गौशाला बना रही है, जबकि समाजवादी पार्टी सुगंध पसंद करती है, इसलिए उन्होंने इत्र पार्क बनवाया था। यही नहीं, अखिलेश ने सांडों के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा और कहा कि सरकार सांड पकड़ रही है या नहीं, उसका भी पैसा खा जा रहे हैं। कन्नौज में रहकर के हम लोगों ने भाईचारे की सुगंध दी है। ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनकी नफरत की दुर्गंध है। मैं तो कन्नौज के सुगंध वाले लोगों से कहूंगा, ये भारतीय जनता पार्टी की दुर्गंध को हटाएं। अभी तो थोड़ी हटाई है, अगली बार और हटा दो, जिससे कि कन्नौज का विकास रुका हुआ आगे बढ़ जाए। आप बताइए, दुर्गंध पसंद करते हैं इसीलिए गौशाला बना रहे हैं, हम सुगंध पसंद कर रहे थे इसलिए इत्र पार्क बना रहे थे। बताइए, ये सांड पकड़ रही है सरकार के नहीं पकड़ रही है? यादव के इस दुर्गंध और सुगंध वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। संबित पात्रा ने कहा कि ये देश साधु संतों में नंदी देखता है और गाय में माता। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि इन लोगों को सनातन से लगाव नहीं है, सनातन विरोधी है। और मैं तो कहूँगा, अगर हिंदुस्तान में रह के सनातन से विरोध करते हो, हिंदुस्तान से रह के सनातन से आपको दुर्गंध आती है, तो हिंदुस्तान में राजनीति बंद कर देनी चाहिए। वह भूमि ढूंढनी चाहिए जहां पर आप सनातन का अपमान कर सकते हो और वह देश सहेगा। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, इस साल प्रचंड गर्मी की आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार अभी से अलर्ट हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में राज्यों को बताया गया है कि आने वाले दिनों में हीट वेव बढ़ने की आशंका है, इसलिए अस्पतालों में गर्मी जनित बीमारियों और लू से निपटने के लिए इंतजाम किए जाएं। आपको बता दें, गर्मी के दिनों में लू लगने के मरीजों की संख्या बढ़ जाती है और इसके लिए बड़े अस्पतालों में स्पेशल वार्ड, दवाइयों और सप्लीमेंट की जरूरत भी पड़ती है।
साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने गर्मी को लेकर डूज और डोंट्स की लिस्ट भी जारी की है। मध्य प्रदेश में फास्ट फूड की बढ़ती खपत और इससे जुड़ी बीमारियों का मुद्दा गर्मा गया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में फास्ट फूड को लेकर जोरदार बहस हुई। बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने यह मुद्दा उठाया, जिस पर नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सरकार से बच्चों की सेहत ठीक करने के लिए जंक फूड के खिलाफ मुहिम चलाने की वकालत की है। देखिए रिपोर्ट। पिज्जा पिज्जा पिज्जा। डाइनिंग टेबल पर बैठी परू बेसब्री से पिज्जा का इंतजार कर रही है। आपको क्या पसंद है? चीज। और अच्छा, इसमें वेजिटेबल डालेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा। क्यों? मुझे वेजिटेबल नहीं पता। पिज्ज़ा, पास्ता, नूडल्स, मंचूरियन। बाजार में मतलब वो उधर अच्छा टेस्ट आता है उधर का। बाहर का ज्यादा अच्छा होता है कंपेयर बाय घर का। बाहर के में अलग टेस्ट आता है। फास्ट फूड का ये मजा ऐसा है कि बाकी सारा खाना बेस्वाद, और अगर ये बाजार से आया है तो दीवानगी और ज्यादा। पिज्जा, पास्ता, बर्गर्स हर घर में माँ के सामने बच्चे खाने के नाम पर बस यही फरमाइश करते हैं, और माँ कोशिश करती है कि सारी चीजें बाजार से मंगाकर कोशिश करे कि अपने घर में ही इन चीजों को बना दे। मगर बच्चों को तो पसंद आता है बाजार का स्वाद, बाजार से मंगाया हुआ जंक फूड, जिसे एक बार वो खाते हैं तो धीरे धीरे उसकी लत पड़ती चली जाती है। घर घर में किसी वायरस की तरह दाखिल हुई इस लत की गूंज अब मध्य प्रदेश विधानसभा में भी सुनाई दे रही है, जहां बीजेपी विधायक अभिलाष पांडे ने इस लत के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसके बाद जंक फूड के खिलाफ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मुहिम चलाने की वकालत की है। मैंने इंदौर के प्रमुख डॉक्टर्स की बैठक बुलाई थी कि बहुत कम एज में हार्ट अटैक आ रहा है, कैंसर हो रहा है, तो उसमें जंक फूड के बारे में उन्होंने कहा कि जंक फूड से बचना चाहिए। और कुछ ऐसे जंक फूड में सॉल्ट और कुछ विनेगर्स वगैरह डाले जाते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नहीं खाए जाते हैं। मेरा एक निवेदन है आपसे कि उसकी जरा जांच करवा लें। ये आने वाले भविष्य की दृष्टि से जिस तरह से जो एक्स्ट्रा फैट और बच्चों के अंदर जिस प्रकार की विसंगतियां दिख रही है वो ऐसे ही फूडों के कारण हो रही है। तो माननीय मंत्री जी, मेरा निवेदन है कि इस पे और कड़ी कार्रवाई करते हुए इसमें कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। यही वजह है कि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने भरोसा दिलाया है कि खाद्य और मानक प्राधिकरण की गाइडलाइन का राज्य सरकार अब और सख्ती से पालन कराएगी, ताकि जंक फूड की लगातार बढ़ती चुनौती पर लगाम कसी जा सके। अब खबर जम्मू कश्मीर से, जहां के कठुआ में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ से हड़कंप मच गया। इस मुठभेड़ में डीएसपी समेत 4 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और फिलहाल ऑपरेशन जारी है। इलाके में 4 से 5 आतंकियों के छिपे होने की भी सूचना है और उसके बाद ही सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके दौरान ये मुठभेड़ हुई है। वहीं इससे पहले आपको बता दें, सोमवार को कठुआ के हीरानगर सेक्टर में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। मंच तैयार है और नेता भी तैयार है। न्यूज 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है आपके लिए ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और साथ ही ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में ये भव्य आयोजन हो रहा है, तो अगर आप भी इसके साक्षी बनना चाहते हैं तो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर जो कोड है आप इसे स्कैन कर सकते हैं और पास हासिल कर सकते हैं। भूलिएगा मत, जो तारीख है वो है 8 और 9 अप्रैल।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात करेंगे शेयर बाजार की। मार्च सीरीज एक्सपायरी पर बाजार का जोश हाई रहा। लगातार 5 सीरीज की गिरावट के बाद सीरीज की पॉजिटिव क्लोजिंग हुई। सेंसेक्स निफ्टी बढ़त के साथ बंद हुए। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में तेजी देखने को मिली। शेयर बाजार का पूरा अपडेट अब लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, आज बाजार की हाईलाइट्स बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि किन सेक्टर में मंदी और कहां तेजी देखने को मिली। जी, जैसे कि आपने बोला कि आज बाजार में हमें एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। कल के सत्र में हमने देखा था कि बाजार में थोड़ा सा बियरिश मूड देखने को मिला था, लेकिन वापस से आज एक रिवाइवल आता हुआ दिखाई दिया है। बाकी के इंडाइसेस की बात करी जाए तो रिवाइवल सारे ही इंडाइसेस में है। 2 इंडाइसेस को आप छोड़ दीजिए, ऑटो और फार्मास्यूटिकल। बेसिकली जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी थी उसके चलते यहाँ पे सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिला है, लेकिन बाकी के ऑयल एंड गैस में अच्छा खासा इजाफा है। रियलिटी अच्छी खासी बढ़त के साथ बंद हुआ है। पीएसयू, बैंक, फाइनेंशियल, सारे ही इंडाइसेस में एक अच्छी खासी तेजी आज के सत्र में हमें देखने को मिली है। जिस तरीके से आपको पीछे बोर्ड में भी दिख रहा है कि निफ्टी में आज अच्छे खासे गेनर्स रहे हैं। 50 में से 37 शेयर्स ऐसे हैं जहां पे हमें एक अपमूव आज के सत्र में देखने को मिला है। आइए बात कर लेते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की, तो जो मोमेंटम है, वैसे तो आज सारे ही शेयर्स में अच्छी खासी बढ़त के साथ हमें देखने को मिला है। सबसे पहला नाम आता है हीरो मोटोकॉर्प का। 3.5% की तेजी यहां पे देखने को मिली है। इंडसइंड बैंक कल भी यहां पे एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये खबरों में बना हुआ है। उस लिहाज से यहां पे हमें ये नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। बजाज फिनसर्व 3.5% का इजाफा। एनटीपीसी में भी करीब 2% की बढ़त देखने को मिली है। अगर लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो सबसे पहला नाम टाटा मोटर्स सुर्खियों में बना हुआ था। उसके बाद 6% की गिरावट। सन फार्मास्यूटिकल यहां पे 2% की गिरावट। आयशा मोटर्स 1% और अपोलो हॉस्पिटल में भी करीब 1% का डाउनफॉल देखने को मिला। नंबर्स आप देखिए कि फार्मर, ऑटो पैक के यहां पे ज्यादा आपको देखने को मिलेंगे। मिड कैप की बात करी जाए तो बीएससी 6% का इजाफा यहां पे खबरों में बना हुआ था। सुबह मैंने मेंशन भी किया था स्टॉक से न्यूज में, बोनस पे कंपनी विचार करने वाली है। पेटीएम 4.5%। मैक्स फाइनेंशियल यहां पे ब्लॉक डील के बाद यहां पे 3% की बढ़त देखने को मिली है। आदित्य बिरला कैपिटल यहां पे भी खबरों में बना हुआ था, उसके बाद 2% की बढ़त यहां पे देखने को मिली है। लूजिंग स्ट्रीक की बात करी जाए तो भारत डायनामिक्स 3% की कमजोरी। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में 3.5% की कमजोरी। सुंदरम फाइनेंस 7% और सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन में भी 5% का डाउनसाइड देखने को मिला है बिकॉज ऑफ ट्रंप टैरिफ। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। तो आज बाजार का फोकस ऑटो शेयर्स पर रहा। ऑटो शेयर्स में आज कमजोरी दिखाई दी। दरअसल अमेरिका ने 2 अप्रैल से ऑटो इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप के ऑटो टैरिफ के फैसले का किन भारतीय कंपनियों पर कितना असर होगा, पूरी जानकारी दे रहे हैं यतिन मोता। तो देखिए, जो अगर यूएस मार्केट्स की बात करें तो वहाँ का बड़ा ऑटो सेक्टर अब काफ़ी बदलाव झेलने वाला है। ट्रंप के जो टैरिफ्स हैं वो ऑटो, किसी भी प्रकार के ऑटो इंपोर्ट्स पे 25% तक लगने की तैयारी अप्रैल के पहले हफ्ते में हो गई है। इसके पहले अगर हम देखें तो कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जहां एक बड़ा यूएस का एक्सपोजर आपको आता हुआ नजर पड़ रहा है। सबसे पहले बात करें तो टाटा मोटर्स, ऑब्वियसली इनकी जो सबसे बड़ी एंटिटी है जेएलआर, इसका 33% वॉल्यूम जो है वो यूएस मार्केट से आता है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 20% का यूएस एक्सपोजर आपको होता हुआ नजर पड़ रहा है। क्योंकि लग्जरी कार सेगमेंट है और 25% का टैरिफ लगेगा, तो कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स की जो जेएलआर इकाई है यहाँ एक बड़ा इंपैक्ट आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। इसीलिए शायद शेयर में आज आप लगभग 5% से ज़्यादा की गिरावट देख रहे हैं। इसके अलावा संवर्धन मदरसन, अगर हम बात करें इस कंपनी की तो मेक्सिको में एक बड़ा इन्होंने रिसेंट केपेक्स किया है। और अगर हम ग्लोबल लेवल की बात कर लें, कंसोल लेवल की बात कर लें, तो इनका 6 से 7% रेवेन्यू अभी भी यूएस मार्केट से आता है, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा ऑटो कंपोनेंट का बिजनेस कंपनी करती है। इसके अलावा आयशा मोटर्स की बात करें तो 2% के आसपास की रॉयल एनफील्ड एक्सपोर्ट्स होती हैं। कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं है, हालांकि 2% है। एक्सपोर्ट रियलाइजेशन उनके थोड़े बेहतर हैं यूएस मार्केट्स में। अगर हम कमर्शियल व्हीकल्स की बात करें तो 2 प्लेयर्स को असर देखने को मिल सकती है। सबसे पहले भारत फॉर्ज, उसके बाद रामकृष्ण फोर्जिंग यानी आरके फोर्जिंग। ये दोनों कंपनी का एक्सपोजर आप देख लें तो 25 से 40% के बीच में है। भारत फोर्ज का स्पेसिफिक बात करें तो नॉर्थ अमेरिका का जो रेवेन्यू बेस है वो कहीं ना कहीं फोर्जिंग से भी आता है और ऑटो एंसिलरी पार्ट से भी आता है। और इनका कोई प्लांट यूएस में नहीं है, यूएस के बाहर से ये पूरा का पूरा माल एक्सपोर्ट करते हैं इस कंट्री में। और अगर हम बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो 17% इनका टायर का रेवेन्यू यूएस मार्केट से आता है। और सोना बीएलडब्ल्यू, टेस्ला का एक बड़ा वेंडर, 43% सेल्स यूएस मार्केट से आता है और ये एक ऑटो एंसिलरी है। सो आज सबसे ज़्यादा गिरावट, लगभग 7-8% की गिरावट आपको दिखा रहा है।
टेलीकॉम कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम बैंड को टेलीकॉम कंपनियों के लिए रिजर्व करने का फैसला लिया है। मेटा, गूगल, अमेजॉन जैसी कंपनियां इस बैंड को उन्हें देने की मांग कर रही थी, जिसे सरकार ने अब ठुकरा दिया है। एक्सक्लूसिव जानकारी लेते हैं असीम मनचंदा से। तो असीम, बताएं क्या जानकारी है आपके पास, किस तरह से टेलीकॉम कंपनियों के लिए ये स्पेक्ट्रम फायदेमंद साबित हो सकता है? 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को लेकर के टेलीकॉम कंपनियों और टेक कंपनियों के बीच में विवाद था। टेक कंपनियां जैसे कि अमेजन, गूगल, मेटा वही चाहती थी कि सरकार इस स्पेक्ट्रम को डी लाइसेंस कर दे और मुफ्त में उनको दे दे, जबकि टेलीकॉम कंपनियों की मांग थी कि सरकार इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करे। अब सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों की इस मांग को मान लिया है और सरकार बहुत जल्दी इस स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की तैयारी कर रही है। सरकार ने फैसला किया कि इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल मोबाइल सर्विसेज देने के लिए किया जाएगा। अब सरकार बहुत जल्दी ही टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई से इस पर सिफारिशें मांगेगी। ट्राई की सिफारिश आने के बाद इस स्पेक्ट्रम को नीलाम किया जाएगा। ट्राई की सिफारिश ये तय करेगी कि किस कीमत पर इसका स्पेक्ट्रम का अलॉटमेंट होगा, स्पेक्ट्रम की ऑप्शन होगी, वो ट्राई की सिफारिशों के ऊपर तय होगा और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन के जरिए ही लेना पड़ेगा। इससे ये फायदा होगा कि टेलीकॉम कंपनियां अपनी 5G सर्विसेज को काफी अच्छे से इंप्रूव कर सकती है। खासतौर पर कि जो बैकहोल है, स्पेक्ट्रम है, टेलीकॉम कंपनियों को इससे मिल जाएगा और टेलीकॉम कंपनियां अपनी सर्विसेज ग्राहकों के लिए बेहतर बना सकती हैं। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। टाटा ग्रुप सेमीकंडक्टर क्षेत्र में गुजरात में एक और बड़ा निवेश कर सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक गुजरात के धोलेरा में ग्रुप करीब 2,500 करोड़ का निवेश करेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए जमीन भी आवंटित कर दी है। इस खबर पर पूरी जानकारी अब लेते हैं केतन जोशी से। तो केतन, जानना चाहेंगे आपसे कि कितना बड़ा निवेश एक बार फिर से टाटा ग्रुप की तरफ से किया जा सकता है, खासतौर पर अगर हम सेमीकंडक्टर क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, हम सब जानते हैं कि टाटा समूह है वो धोलेरा में अपना एक सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट, जो कि भारत का पहला प्लांट होगा जब वो बनकर सामने आएगा, तो वहाँ तो पहले ही 91,000 करोड़ का निवेश उन्होंने घोषणा कर दी है और काम भी जारी है। लेकिन अतिरिक्त 2,400 करोड़ का जो निवेश होगा वो पैरेलल उनका जो अभी जो प्लांट है उनके ठीक सामने 100 एकड़ की ज़मीन आवंटित कर ली है। जो सूत्रों ने हमें बताया है उसके मुताबिक इस अतिरिक्त लैंड के ऊपर कर्मचारियों के आवास बनेंगे, शॉपिंग मॉल, एंटरटेनमेंट जोन और फिर लॉजिस्टिक पार्क और सेमीकंडक्टर का स्टोरेज भी वहां पर रहेगा। तो 161 एकड़ पर तो वो काम अभी उन्होंने शुरू कर दिया है और जो अतिरिक्त ज़मीन उन्होंने गुजरात सरकार से ली है वहाँ पर लैंड लेवलिंग का काम भी जारी है और 2028 में जब ये प्लांट बनकर तैयार हो जाएगा, प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, तो हज़ारों कर्मचारियों के लिए रहने की, उनके एंटरटेनमेंट की व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये समझकर कंपनी ने ये 100 एकड़ ज़मीन ली है और उस पर भी लैंड लेवलिंग काम के बाद अगले 2-3 महीने में वहाँ पर भी हाउसिंग का काम है वो शुरू कर देंगे। तो ये है एक एक्सक्लूसिव जानकारी। जी, शुक्रिया केतन इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, कैबिनेट से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट के लिए PLI स्कीम को जल्द मंजूरी मिल सकती है। इस खबर की और क्या जानकारी है जानते हैं मेरे सहयोगी अश्मित कुमार से। तो अश्मित, बताएं क्या जानकारी मिल रही है आपको कैबिनेट के हिसाब से? कुछ महीनों के वेट के बाद फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट PLI एक फाइनल रूप लेता हुआ, हमने हाईली प्लेस्ड सोर्सेज गवर्नमेंट के अंदर से बात की है। वो हमें बता रहे हैं कि जो कंपोनेंट PLI है वो उसका कैबिनेट नोट फाइनल कर दिया गया है और वो कैबिनेट के सामने अब रखा जाएगा अप्रूवल के लिए। इस चीज़ में गवर्नमेंट का फोकस क्वाइट क्लियर है, नाम साफ बताता है इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स। इस PLI का फोकस रहेगा मोबाइल पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स पे नहीं, बट रादर उनके कंपोनेंट्स पे, डिस्प्ले हो गया, आपका PCBs हो गए, आपके बैटरीज हो गए, इन चीज़ पे फोकस रहेगा इस PLI का। जो अमाउंट है, जो आउटले है इस PLI में, वो रहेगा 25,000 करोड़। ये काफ़ी लार्ज अमाउंट है, उतना बड़ा नहीं जितना इंडस्ट्री होप कर रही थी। इंडस्ट्री ने पिच किया था 40,000 करोड़ का, 40,000 करोड़ का इंडस्ट्री की वो मांग थी। अभी सरकार का ये कहना है, सरकार के ऑफिशियल्स का ये कहना है कि अभी के लिए पहले स्टेप में सरकार 25,000 करोड़ तक जाने को राजी है और एट अ फ्यूचर डेट वो सरकार अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी भी रखती है कि अगर कुछ ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया तो गवर्नमेंट ओपन रहेगी कंसिडर करने के लिए कि इसको और एक्सटेंड किया जाए। अभी फिलहाल 25,000 करोड़ पे रहेगी। एज फार एज जो इन्वेस्टमेंट्स है, जो इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट होंगी, गवर्नमेंट ने एस्टिमेट किया है कि 40 से 45,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ सकती है इस कंपोनेंट इकोसिस्टम में। सरकार की जो मोबाइल PLI रही थी वो एक काफ़ी
रिजाउंडिंग सक्सेस रही थी। अब सरकार की ये उम्मीद है कि इस 25,000 करोड़ PLI से, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट PLI से, जो आपका ब्रॉडर इकोसिस्टम है वो हमारे देश में आएगा, उससे लोकलाइजेशन बढ़ेगी और उससे वैल्यू एडिशन बढ़ेगी। ये सरकार की उम्मीद है। अब सारी आंखें, ऑल आइज ऑन द कैबिनेट की वो कब अप्रूवल देती हैं इस PLI स्कीम को। जी शुक्रिया अश्मित, विस्तार से पूरी जानकारी देने के लिए। चलिए आपको बताते हैं आज के आवाज अड्डा के टॉपिक के बारे में। अभी फिलहाल ही क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनश्री की शादी के ब्रेकअप के बाद एलिमनी को लेकर चर्चा खूब गर्म है। आवाज अड्डा में आज इसी पर चर्चा करेंगे। शादी में ब्रेकअप, एलिमनी से मेकअप, 7:57 पर जरूर देखिए। चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, CNBC आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।